इस सीरीज में ओवरऑल से 4 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 50 मिनट के ऊपर ही है। और सीरीज का ड्यूरेशन 4 घंटे के आसपास है और ये चारों कहानियां सत्यजीत की कहानियों में से ली गई है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो पहले और दूसरे एपिसोड्स में थोड़ा बहुत सस्पेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तीसरा एपिसोड कुछ कॉमेडी के हिसाब से चलता है लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत सस्पेंस है। और फोर्थ एपिसोड मुझे उतना खास नहीं लगा, बस वो एक ड्रामा एपिसोड है। और इसी तरह पहले की 2 एपिसोड्स सृजित मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, जो विंसी द मूवी के डायरेक्टर है। और उस मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कहने को तो कुछ भी नहीं है, वीडियो लंबी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। एपिसोड 1 फॉरगेट मी नॉट, सृजित मुखर्जी। एपिसोड की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका नाम है रिया, जो फिलहाल किसी बार में होती है। और तभी इसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो उसी बार में रहकर अकेला ड्रिंक करता रहता है और इस बंदे का नाम है इप्सित। रिया इप्सित को देखकर उसे पहचान लेती है, उसके पास जाती है, उसका हालचाल पूछने लगती है। लेकिन इप्सित को रिया के बारे में कुछ भी याद नहीं आता और रिया इप्सित को याद दिलाने के लिए उसे थोड़ा बहुत हिंट देने लगती है कि इन दोनों की मुलाकात 2017 में हुई किसी होटल में। इन दोनों ने कुछ दिन वहाँ पर रात बिताई। उसके बाद ये दोनों अजंता केव्स गए विजिट करने के लिए। खैर इतना हिंट देने के बावजूद भी इप्सित को कुछ भी याद नहीं आता। इप्सित कहने लगता है मैं उधर साइड गया ही नहीं। एक्चुअल से बात यह है कि इप्सित एक बिजनेसमैन है। कुछ सालों पहले इप्सित और एक बंदा एक बिजनेस स्टार्ट किया था और वो सक्सेसफुल रहा। और इसके दोस्त इप्सित का दिमाग कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं, मतलब इप्सित कोई भी छोटी सी छोटी चीज नहीं भूलता। खैर इसके बाद रिया और थोड़ा पर्सनल होने लगती है। इप्सित को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर रिया को यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। रिया जाते जाते इप्सित से कहने लगती है अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर ऑलरेडी तुम्हारे फोन में है, केव गर्ल कहकर। उस बार से बाहर आने के बाद रिया इप्सित को कॉल करती है और इप्सित के फोन में उस लड़की का नंबर केव गर्ल कह के लिखा हुआ रहता है। घर आने के बाद इप्सित इसी लड़की के बारे में सोचने लगता है कि इसके दिमाग से वो बात कैसे चली गई। ऐसा सोचते हुए इप्सित अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है। इस तरह से सीन फिर से कुछ महीनों पहले शिफ्ट होता है। जब इप्सित जॉगिंग करके वापस अपने फ्लैट आता है तो वो उस वॉचमैन से पूछने लगता है कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, क्या पैसे एडजस्ट हुए हैं या नहीं। एक्चुअली इस वॉचमैन की माँ को कैंसर होता है और इस वॉचमैन ने उस फ्लैट के लोगों से कुछ पैसे मांग रखा होता है अपने माँ की इलाज के लिए। तो इप्सित भी उस वॉचमैन को थोड़े बहुत पैसे दे चुका होता है। और इसी तरह आज इप्सित का बहुत बड़ा लकी डे है। आज ही इप्सित बाप बनता है, इसको बेटी होती है। इप्सित की वाइफ का नाम होता है अमला। हॉस्पिटल में अपनी बेटी को देखने के बाद वो फौरन अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डील वगैरह करने लगता है। और इसी तरह इप्सित को रिसेंटली अवार्ड भी आने वाला है। तो इस तरह से इप्सित को एक ही दिन में 2 खुशखबरी मिलती है। उसके बाद इप्सित अवार्ड फंक्शन के लिए अपने मेजरमेंट दे रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और इस बंदे का नाम है अनिल चंदर। और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स है। ये दोनों फ्रेंड्स होने के बावजूद भी इप्सित को अभी तक ये बात पता नहीं कि अनिल कब का इसकी कंपनी को ज्वाइन कर चुका है। खैर इप्सित की कंपनी में 2 मिनट की मैगी होती है। वो मैगी के साथ मिलकर अपनी बेटी की शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल जाता है और शॉपिंग के दरमियान मैगी भी छोटे बच्चों के कपड़े खरीदती है, क्योंकि मैगी के किसी फ्रेंड को भी बच्चा हुआ है। उसी को गिफ्ट करने के लिए मैगी कुछ कपड़े खरीदती है। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद इप्सित को अवार्ड मिलता है। उसी तरह इसकी कंपनी भी आगे बढ़ती जा रही होती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। बेटी होने की खुशी में इप्सित ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी होती है। उस पार्टी में इप्सित का फ्रेंड अनिल चंदर भी आता है। खैर पार्टी के दरमियान इप्सित अनिल को खोपचे में ले जाता है और इससे औरंगाबाद अजंता केव्स के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि कितना सोचने के बावजूद भी इप्सित को अजंता केव्स के बारे में, उस लड़की के बारे में याद ही नहीं होता। अनिल कहने लगता है आज से 2 साल पहले इप्सित और इसके सारे दोस्त औरंगाबाद जाने वाले थे, लेकिन कुछ दोस्तों ने आने से मना कर दिया। उसके बाद इप्सित और अनिल ये दोनों औरंगाबाद गए। वहाँ जाने के बाद इप्सित को एक लड़की मिल जाती है। इप्सित अनिल को छोड़ के उस लड़की के साथ एक सेपरेट होटल में ठहरने लगता है। उसके बाद क्या हुआ अनिल को पता नहीं। अनिल के बताने के बावजूद भी इप्सित को कुछ भी याद नहीं आता। खैर दूसरे दिन इप्सित का पार्टनर गेरी इप्सित को अपने कैबिन में बुलाता है और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि आज दोपहर 3 बजे इप्सित की एक मीटिंग थी और इप्सित ने उस मीटिंग को भूल गया। तो इप्सित की हालात को समझते हुए गेरी इप्सित से कहने लगता है मैं समझता हूँ तुम काम बहुत कर रहे हो, एक काम करो तुम अपने फैमिली के साथ मूवी देखने चले जाना
और मैगी से कहने लगता है टिकट्स बुक करने के लिए। तो उसी तरह से इप्सित, अमला और उसकी छोटी बच्ची थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए, और वो भी अजय देवगन की दृश्यम। और पता नहीं इप्सित को क्या छोल मस्ती है, वो बेबी को अपनी गोदी में उठाकर पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर आता है। पॉपकॉर्न लेने के लिए इप्सित उस बेबी को नीचे रखता है, अपने बेबी को वहीं पर छोड़ के वो पॉपकॉर्न लेकर थिएटर के अंदर जाता है। बाद में अमला इप्सित को याद दिलाती है कि हमारी बेबी कहाँ पर है। कब जाके इप्सित को एहसास होता है कि इसकी गोदी में बेबी नहीं है। वो फौरन बाहर जाता है, अपनी बेबी को इधर उधर ढूंढने लगता है। और उसके बाद इप्सित ये देखता है कि किसी बाथरूम में एक लड़की इसकी बच्ची को लेके बैठी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सारा सब कुछ इप्सित का एक नाइटमेयर था। दूसरे दिन इप्सित अपने ऑफिस से जब घर आ रहा होता है तो इसकी गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है और इसकी कार बीच रास्ते पे खड़ी रहती है। मतलब इप्सित ने अपनी गाड़ी में डीजल भरवाना भूल गया। उसके बाद इप्सित एक डॉक्टर के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि ये धीरे धीरे चीजों को भूलता जा रहा है और इसे उस लड़की के बारे में, अजंता केव्स के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं। वो डॉक्टर इप्सित से कहने लगती है एक बार तुम अजंता केव्स जाओ, शायद तुम्हें याद आ जाए। लेकिन इप्सित का यही कहना होता है कि इसके दिमाग में ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। उसके बाद इप्सित अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो इसी के ऑफिस में काम करता रहता है, और उस फ्रेंड के पास इप्सित का DSLR कैमरा होता है और उस कैमरे में सारे फ्रेंड्स की फोटोज होती है और उन सारे फोटोज को इप्सित के फोन को सेंड करने के लिए कहता है। जब इप्सित इन फोटोग्राफ्स को देखने लगता है तो सच में इन फोटोग्राफ्स में अजंता केव्स होते हैं, रिया होती है और उसी तरह रिया और इप्सित की फोटो होती है। और ऐसे ही फोटो देखते देखते इसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और जब इप्सित अपने फोन को लेने की कोशिश करता है तभी इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो फौरन इप्सित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कहने लगता है कि इप्सित को 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, इप्सित को कम्प्लीटली रेस्ट चाहिए। ये सुनने के बाद गैरी और अमला वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों जाने के बाद इप्सित मैगी को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है और इन दोनों की स्टोरी ये है कि 2 साल पहले इन दोनों में कांड हुआ था जिसकी वजह से मैगी प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन इप्सित के कहने पर मैगी ने अपना अबॉर्शन कर लिया। मैगी का कहना यह होता है कि उस वक्त इप्सित मुंबई में नहीं था, वो औरंगाबाद गया हुआ था और उस वक्त बेचारी मैगी अकेले ही अपने आप को संभाला। लेकिन इसके बावजूद भी इप्सित को अजंता केव्स के बारे में याद नहीं आता। खैर कुछ बातें होने के बाद जब मैगी वहाँ से जा रही होती है तो पर्दे के पीछे अमला होती है और इन दोनों की बातें सुन चुकी होती है। उसके बाद क्या था, अमला इप्सित को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। इप्सित अकेला हो जाता है। एक दिन इप्सित किसी और के फ्लैट में जाने लगता है और इसी तरह इप्सित भूल चुका होता है कि इसने उस वॉचमैन को 5,500 रुपए पैसे दिए थे। वो वॉचमैन इप्सित के पैसे लौटाने लगता है लेकिन वो भी इप्सित को याद नहीं होता। इस तरह से हर रोज इप्सित कुछ न कुछ भूलते रहता है। खैर कुछ दिनों बाद गैरी के कहने पर इप्सित मीटिंग पर आता है और उसी होटल में इप्सित रिया को देखता है जो वो भी अपने कोलिग्स के साथ किसी मीटिंग में बैठी होती है। इप्सित रिया से बार बार वही सवाल पूछने लगता है, क्या हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ था? और देखते ही देखते इप्सित वहाँ पर एक हंगामा खड़ा करने लगता है। खैर उसी दिन रात इप्सित औरंगाबाद जाता है, उस होटल जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट इप्सित को देखकर उसका पुराना बिल हाथ में थमा देती है। उसके बाद इप्सित पूल में उतरने लगता है। पूल में उतरने के बाद इप्सित रिया को इमेजिनेशन करने लगता है कि इन दोनों में कुछ ऐसा कांड हुआ था। सुबह होने के बाद ये अजंता केव्स जाता है और वहाँ पर भी इप्सित अपने आप को और रिया को इमेजिनेशन करने लगता है लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आता। देखते ही देखते इप्सित बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है, पागलों की तरह। दूसरे ही सीन में इप्सित पागल खाने में होता है क्योंकि इप्सित पागल हो चुका होता है और तभी मैगी 2 मिनट की मैगी बनाकर इप्सित को खिलाती रहती है। और यहाँ पर इस एपिसोड का असली सस्पेंस रिवील होता है कि मैगी का अबॉर्शन 4 महीने बाद हुआ। मैगी ने यही सोचा था कि शायद इप्सित इस बच्चे को अपना ले, लेकिन इप्सित ने उस बच्चे को अबॉर्शन करने के लिए कहा और तब जाके मैगी ने ठान लिया कि ये इप्सित का घमंड चूकनाचूर कर देगी। जैसा मैंने पहले कहा था, इप्सित अपने दिमाग पर बहुत प्राउड फील करने लगता है क्योंकि इसको छोटी सी छोटी बात याद रहती है। इसी को छीनने का प्लान किया मैगी ने, लेकिन ये काम मैगी अकेले नहीं कर सकती। एक दिन लिफ्ट में इप्सित को अनिल दिख जाता है जो बेचारा नौकरी की तलाश में होता है। इप्सित अनिल को अपने ऑफिस आने के लिए कहता है और बाद में इप्सित अनिल को प्यून की जॉब देता है। मैगी अनिल को अपने प्लान में शामिल कर लेती है और जैसा मैंने पहले कहा था कि इप्सित की कंपनी में इसका एक और दोस्त रहता है। इप्सित ने इस बंदे को अपना पार्टनरशिप बनाने के बजाय एक एम्प्लॉय की तरह रखता है और इसी बंदे ने इप्सित के फोटोज के साथ छेड़खानी की, इप्सित की और रिया की फोटोज को ज्वाइन किया और इसी बंदे ने इप्सित की गाड़ी में से डीजल निकाल लिया। इस तरह से मैगी के प्लान में ये बंदा भी शामिल हो जाता है क्योंकि इप्सित अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड्स नहीं मानता था।
अब गैरी के बारे में बात करें तो इप्सित गैरी को अपना पार्टनर मानता है, लेकिन कंपनी के सारे डिसीजंस इप्सित ही लेता है बिना गैरी को पूछे। अब उस वॉचमैन के बारे में बात करें, सारे लोग इस वॉचमैन को एज ए डोनेशन की तरह उसे पैसे दिया इसकी माँ की इलाज के लिए, लेकिन इप्सित ने उस वॉचमैन को एज ए लोन की तरह पैसे दिया और वापस मांगने लगा। तो इस तरह से मैगी ने इन सारे लोगों का सहारा लेकर इप्सित को पागल बना दिया और बाद में हमें ये बात भी पता चलती है कि मैगी ने अमला का भी सहारा लिया। फाइनली अमला और मैगी ये दोनों मरिया की कब्र पर जाते हैं। मैगी ने अपनी बेटी का नाम मरिया रखा था। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। एपिसोड 2 बहरूपिया। इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट मिन्सी द मूवी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। एपिसोड की शुरुआत में ही एक लॉयर किसी बंदे के पास आकर कहने लगता है, आपकी माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इंद्रशीष के नाम कर दी है। ये सुनकर इस बंदे के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद इंद्रशीष का इंट्रोडक्शन होता है, जो फिलहाल अपने गर्लफ्रेंड का, जिसका नाम होता है देवश्री, उसको मेकअप कर रहा होता है। और इसी बातों ही बातों में देवश्री इंद्रशीष को सेड्यूस करने लगती है और तभी देवश्री के हाथ कुछ लगता है। मतलब इंद्रशीष अपने जेब में एक बॉक्स रखा होता है। जब देवश्री उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें रिंग होती है। इंद्रशीष इसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन देवश्री इसको रोक देती है। इससे कहने लगती है, ये क्या बचपना है इंद्रशीष, तुम तो मेरे सपने जानते हो ना, मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ कांड करना चाहते हो, आई एम ओके विद दैट। इसके लिए रिंग की क्या जरूरत है। इस तरह देवश्री दिल तोड़ के चली जाती है। और एक्चुअली इंद्रशीष एक कंपनी में काम करता है और इंद्रशीष ने इस महीने में काफी सारे लीव ले चुका है, जिसकी वजह से इसका मैनेजर, जिसका नाम होता है सुरेश, इंद्रशीष को डांटने लगता है। उसी तरह इंद्रशीष अपने घर का रेंट भी सीधी तरह से पे नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से इस घर का ओनर हर वक्त इंद्रशीष को ताने देते रहता है। खैर जब इंद्रशीष अपने घर आता है तभी वो लॉयर इंद्रशीष को कॉल करके किसी होटल में बुलाता है मिलने के लिए। यहाँ आने के बाद वो लॉयर इंद्रशीष को एक बुक गिफ्ट करता है और इस बुक का नाम होता है बहरूपिया, जो इसकी दादी ने इसके लिए छोड़ के गई है। और इस बुक में मेकअप, कॉस्ट्यूम्स वगैरह कैसे बनाना होता है इसके ट्यूटोरियल्स होते हैं। एक्चुअली इंद्रशीष की दादी बहुत बड़ी जीनियस मेकअप आर्टिस्ट थी। इसकी दादी ने बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। इंद्रशीष की दादी जाते जाते इंद्रशीष के नाम पे काफी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाती है। इस तरह से जब इंद्रशीष और वो लॉयर के बीच बातें होती रहती है तभी इंद्रशीष की नजर देवश्री पर पड़ती है, जो किसी प्रोड्यूसर से बात कर रही होती है। और यहाँ पर बात यह है कि देवश्री एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। खैर घर जाते जाते इंद्रशीष अपनी दादी को याद करता है कि इंद्रशीष अपने दादी के कितने करीब था और इंद्रशीष की दादी कितनी टैलेंटेड थी। एक दिन इंद्रशीष के बचपन में इंद्रशीष की दादी इंद्रशीष को जख्म का मेकअप करके स्कूल भेजा। स्कूल आने के बाद इंद्रशीष एक बच्चे पर ब्लेम करने लगता है कि उसी बच्चे ने इंद्रशीष को मारा, जिसकी वजह से वो प्रिंसिपल उस बच्चे को स्कूल से निकाल देता है, क्योंकि इंद्रशीष और उस बच्चे के बीच कुछ ज्यादा जमती नहीं थी। खैर सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। घर आने के बाद इंद्रशीष अपनी दादी की बुक ओपन करके एक नया कॉस्ट्यूम बनाने लगता है और इंद्रशीष अपना हुलिया बदलकर अपने घर के ओनर के पास जाता है। इसके घर का ओनर इंद्रशीष को पहचान नहीं पाता। उसके बाद इंद्रशीष एक प्रोड्यूसर बनके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसके साथ कांड करता है। इसी दरमियान में इंद्रशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो देवश्री को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंद्रशीष अपना असली चेहरा बाहर ना लाते हुए अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। दूसरे दिन जब इंद्रशीष बस में अपने ऑफिस जा रहा होता है तो बस में दो औरतें एक पीर बाबा के बारे में बात करती रहती है। पहले तो इंद्रशीष इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और जब इंद्रशीष अपने ऑफिस आता है तो इसका मैनेजर सुरेश इंद्रशीष को लेकर इसके बॉस के पास जाता है इंद्रशीष के बारे में कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि इंद्रशीष ने काफी सारे लीव ले चुका था। और उसी तरह सुरेश आज फ्लाइट पकड़ के कहीं पर जा रहा होता है, जल्दी में होता है ये। सुरेश जाने के बाद इंद्रशीष अपने बारे में, अपने दादी के बारे में अपने बॉस को सुनाने लगता है कि इसकी दादी को कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से ये सीधी तरह से ऑफिस नहीं आ रहा था। इंद्रशीष का बॉस इसकी प्रॉब्लम समझते हुए इसे माफ कर देता है और इसे वार्निंग देता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जब सुरेश एयरपोर्ट जा रहा होता है, इसी दरमियान में इंद्रशीष कुछ कांड करके सुरेश की फ्लाइट को कैंसिल कर देता है। उसके बाद इंद्रशीष एक दुकान के पास जाता है, अपनी फेक आईडी बनवाता है और वो भी 1 लाख रुपए देकर, और वो आईडी सुरेश के नाम पे होती है। उसके बाद इंद्रशीष फौरन अपने घर आकर सुरेश का मेकअप पहन लेता है और वहाँ से वो अपने ऑफिस जाकर सुरेश का कंप्यूटर यूज करते हुए बैंक अकाउंट्स में कुछ हेरा फेरी करने लगता है। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि इंद्रशीष सुरेश की आईडी दिखाकर एक बैंक अकाउंट को ओपन किया और कंपनी का सारा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और इंद्रशीष का बॉस ये समझने लगता है कि ये सारा सब कुछ सुरेश का कांड है। वो पुलिस को बुलाता है, सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस।
खैर ये होने के बाद इंद्रशीष एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर बुलाता है और उस लड़की को देवश्री का मास्क पहनाकर उसके साथ कांड करते रहता है। और तभी इंद्रशीष टीवी न्यूज में उस पीर बाबा की न्यूज सुनने लगता है कि वो पीर बाबा चेहरा देखकर लोगों का फ्यूचर बता देता है। और शायद इंद्रशीष उस पीर बाबा को टेस्ट करने के लिए या तो फिर अपने टैलेंट को टेस्ट करने के लिए अपना भेष बदलकर उस पीर बाबा के पास जाता है। यहाँ आने के बाद इंद्रशीष अपनी झूठी कहानी उस पीर बाबा को सुनाने लगता है। इसकी सारी दास्तान सुनने के बाद वो पीर बाबा इंद्रशीष से उसका नाम पूछने लगता है। इंद्रशीष अपना झूठा नाम उस पीर बाबा को बताने लगता है, लेकिन फिर से वो पीर बाबा इंद्रशीष से कहने लगता है, मैं आपका चेहरा सही तरह से पढ़ नहीं पा रहा, आपका नाम क्या है। इस तरह से वो पीर बाबा बार बार इंद्रशीष को उसका असली नाम पूछने लगता है, लेकिन इंद्रशीष अपना असली नाम नहीं बताता। वो घबराते हुए वहाँ से उठ के बाहर आ जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद इंद्रशीष जब अपने फेस को चेक करता है तो उसकी नाक टूटी हुई रहती है और इंद्रशीष ये समझने लगता है कि शायद उस पीर बाबा ने इस चीज को भाप लिया होगा और इसे पहचान लिया होगा। खैर दूसरे दिन इंद्रशीष उसी प्रोस्टिट्यूट के साथ कांड कर रहा होता है तो टीवी में एक और न्यूज चलने लगती है कि राकेश सिंह नाम का एक बंदा एक लड़की का आरोपी करके फरारी में है और पुलिस इसकी तलाश में है। ये न्यूज सुनने के बाद इंद्रशीष के दिमाग में एक अजीब का आइडिया आता है और तभी फौरन इंद्रशीष राकेश बनकर फिर से उस पीर बाबा के पास जाता है। यहाँ आने के बाद इंद्रशीष अपना नाम राकेश सिंह बताने लगता है, लेकिन फिर से वो पीर बाबा इंद्रशीष को उसका असली नाम पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी इंद्रशीष अपना असली नाम नहीं बताता। तो पीर बाबा इंद्रशीष की उसकी सारी कहानी इंद्रशीष के सामने रखने लगता है, इसके दादी के बारे में, इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, इसके काम के बारे में। ये सारी बातें बताने के बाद फिर से वो पीर बाबा इंद्रशीष को उसका नाम पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। इंद्रशीष फिर से वही जवाब देने लगता है कि इसका नाम राकेश सिंह है। खैर बहुत पूछताछ करने के बाद वो पीर बाबा इंद्रशीष से कहने लगता है, अच्छा आपका नाम राकेश है तो आप राकेश ही की तरह रहोगे, तो आप मुझे बताइए आपने उस बच्ची का बलात्कार क्यों किया। ये सुनने के बाद वहाँ की सारी पब्लिक इंद्रशीष पर भड़कने लगती है, उसे वहाँ से बाहर खींचने लगती है। लेकिन इंद्रशीष भागते हुए दूर जाता है और उन लोगों को बताने लगता है, अरे मैं राकेश सिंह नहीं हूँ, ये सारा सब कुछ नकली है, ये सारा सब कुछ मेकअप है, क्या आप लोग मैजिक देखना चाहते हो। ऐसा कहते हुए जब इंद्रशीष उस मास्क को हटाने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे का मास्क हटता नहीं। ये देखकर वहाँ की सारी पब्लिक इंद्रशीष के पीछे लग जाती है। इंद्रशीष अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगता है और वो फाइनली एक सैलून की दुकान में आकर छुप जाता है और वहाँ पर आकर फिर से उस मास्क को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क नहीं निकलता। तो इंद्रशीष एक चाकू लेकर अपने माथे पर काटने लगता है तो इसके माथे से खून टपकने लगता है। तब जाके इंद्रशीष को समझ में आता है कि वो पीर बाबा कोई मामूली पीर बाबा नहीं है। उसके बाद इंद्रशीष एक सीजर लेकर अपनी आंख में चुबा लेता है, शायद इसकी मौत हो जाती है। उसकी बात का सीन नहीं दिखाते और ऑफ कोर्स जीके भी ये क्या करता, वैसे भी ये जेल तो जाने वाला है। शायद इसीलिए ऊपर वाला जिन लोगों को जहाँ पर रखना चाहता है उन लोगों को वहीं पर रखता है। ऐसे लोगों के पास हद से ज्यादा दौलत या टैलेंट आ गया तो उसका वो लोग दुरुपयोग करेंगे। तीसरे एपिसोड का नाम है हंगामा है क्यों बर्पा और इस कहानी का असली नाम है बेरिन भोमिक्स एलिमेंट। कहानी की शुरुआत में ही हमारे फैमिली मैन को दिखाया जाता है और सच में मनोज वाजपेयी का ये हुलिया देकर मैं डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ती रही तो मुझे ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर के लिए यही बंदा सही है। खैर इस बंदे का नाम है मुसाफिर अली और एक गजल गायक है। काफी सारे लोग मुसाफिर अली के फैंस हैं और फिलहाल मुसाफिर अली ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं और तभी इसके कंपार्टमेंट में एक और बंदा आता है और उसका नाम है असलम बेग। और ये दोनों एक दूसरे को देख के ये समझने लगते हैं कि इन दोनों की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों को याद नहीं आ रहा होता। और तभी वहाँ पर उस ट्रेन का वेटर आता है, मुसाफिर अली को देख के पहचान लेता है, दो चार उसकी गजल सुनाने लगता है। तब जाके असलम बेग को याद आता है कि मुसाफिर अली तो एक गायक है और असलम बेग की बेगम मुसाफिर अली की बहुत बड़ी फैन है। अब असलम बेग के बारे में बात करें तो ये कुछ सालों पहले एक पहलवान रहा करते थे और उस वक्त इनका नाम था जयंगा पहलवान। खैर इसी बातों ही बातों में मुसाफिर अली अपनी एक गजल सुनाते हुए असलम बेग से कहने लगता है कि इस गजल पर गुलाम अली भी फिदा थे, उन्होंने मुझे सेपरेट से बैक स्टेज बुलाकर अपनी अंगूठी मुझे गिफ्ट दी। ऐसा कहते हुए मुसाफिर अली गुलाम अली की अंगूठी असलम बेग को दिखाने लगता है। खैर इसी दरमियान में वो वेटर चाय लेके आता है और अपनी चाय में असलम बेग नींबू के सूखे टुकड़ों को डालने लगता है और ये चीज मुसाफिर अली को भी देने लगता है। और तब जाके मुसाफिर अली को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है और मुसाफिर अली घबराते हुए बाथरूम में जाता है और हम ऑडियंस को बताने लगता है
कि आज से 10 साल पहले मुसाफिर अली और असलम बेग की पहले से ही मुलाकात हो चुकी थी और 10 साल पहले मुसाफिर अली ने असलम बेग की खुशबख्त को चुरा लिया था। खुशबख्त एक घड़ी का नाम है जो असलम बेग के पास थी। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। आज से 10 साल पहले मुसाफिर अली ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे और उसी कंपार्टमेंट में असलम बेग भी थे और उस वक्त मुसाफिर अली नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और इसी तरह असलम बेग एक प्रेस रिपोर्टर की तरह काम करता था। रूटीन ही की तरह असलम बेग अपने बारे में बताने लगता है कि ये कुछ सालों पहले पहलवान रहा करता था और उस वक्त इसका नाम जयंगा पहलवान था। एक दिन असलम बेग और धारा सिंह के बीच एक मैच हो गया। कुश्ती के दौरान धारा सिंह ने असलम बेग को उठा के पटक दिया, जिसकी वजह से असलम बेग की रीढ़ की हड्डी टूट गई और जब से लेते हुए असलम बेग कुश्ती छोड़ के रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। ऐसा कहते हुए असलम बेग अपने पास की घड़ी जिसका नाम होता है खुशबख्त वो निकाल के मुसाफिर अली को दिखाने लगता है और उस वक्त मुसाफिर अली का नाम मुसाफिर अली नहीं था, राजा समथिंग था और असलम बेग इस घड़ी के बारे में मुसाफिर अली को बताने लगता है कि ये घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, वक्त बदल भी देती है। इस घड़ी को देखते ही मुसाफिर अली को इस घड़ी से प्यार हो जाता है और अपने ही अंदाज में गजल शायरी बोलने लगता है। खैर थोड़ी देर बाद जब असलम बेग बाथरूम जाता है तो मौका देखकर मुसाफिर अली असलम बेग की बैग से वो घड़ी चुरा लेता है और फौरन वो उस ट्रेन से उतरकर दूर जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद मुसाफिर अली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि मुसाफिर अली बहुत टेंस में था। खैर उसके बाद मुसाफिर अली एक हकीम के पास जाता है और अपनी बीमारी के बारे में उस हकीम साहब को बताने लगता है कि इसने किसी की घड़ी चुरा ली और मुसाफिर अली को अपनी गलती का एहसास होता है और उस हकीम साहब को बाद में पता चलता है कि मुसाफिर अली का ये पहला कांड नहीं था। मुसाफिर अली बचपन से ही अपने दोस्तों के खिलौने चुराने लगा और इसे पता भी नहीं चला कि कब ये आदत इसकी लत बन गई और मुसाफिर अली ना चाहते हुए भी इसका हाथ अचानक से चीजों के पास चला जाता है। खैर इसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो डॉक्टर मुसाफिर अली को एक सोल्यूशन बताता है कि एक बीमारी जाने के लिए दूसरी बीमारी को अपने में शामिल करना होगा और वो हकीम मुसाफिर अली को शायर बनने के लिए कहता है। इस तरह से उस वक्त मुसाफिर अली अपना असली नाम हटा के मुसाफिर अली रख लेता है। धीरे धीरे मुसाफिर अली महफिलों में जाकर अपनी गजल सुनाने लगता है, स्टेजेस पर परफॉर्म करने लगता है। इस तरह से ये मशहूर हो जाता है। कस्बा सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर असलम बेग को अभी भी उस बंदे पर बहुत गुस्सा होता है जिसने इसकी घड़ी चुराई और इसी बातों में मुसाफिर अली के पास जो घड़ी होती है उसका अलार्म बजने लगता है। वो आवाज सुनने के बाद असलम बेग को वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है और तभी मुसाफिर अली असलम बेग का ध्यान भटका देता है। उसके बाद इन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। सुबह होती है तो मुसाफिर अली ये देखता है कि असलम बेग बाथरूम में है और मौके का फायदा उठाकर मुसाफिर अली अपने पास की घड़ी वापस असलम बेग के बैग में रखने लगता है। तभी वहाँ पर असलम बेग आता है और मुसाफिर अली उस घड़ी को बाहर निकालकर असलम बेग को सारी सच्चाई बता देता है। और एक्चुअली बात यह है कि जब से असलम बेग के पास से ये घड़ी चोरी हो गई तब से असलम बेग का वक्त बदल गया। इसकी जॉब चली गई, इसको बच्चा नहीं हुआ, न जाने क्या क्या परेशानियां इसके सामने आई। खैर जब असलम बेग को उसकी घड़ी वापस मिल जाती है तो असलम बेग बहुत खुश होता है और उसी तरह मुसाफिर अली को माफ कर देता है। खैर जब मुसाफिर अपने घर वापस जा रहा होता है तो असलम बेग मुसाफिर अली को रोक के वो घड़ी वापस उसके हाथ में थमाकर उससे कहने लगता है कल दोपहर 3 बजे वो किसी कबाड़ी वाले के पास जाने के लिए कहता है और वहाँ जाकर इस घड़ी को वहाँ पर देने के लिए कहता है। ऐसा कहते हुए असलम बेग फौरन वहाँ से जाने लगता है। दूसरे दिन मुसाफिर अली उसी तरह से उस कबाड़ी वाले के पास आता है और एक्चुअली यहाँ पर बात ये है कि जो कोई भी बंदा कोई चीज को चुराता है और जब उस बंदे को उस गलती का एहसास हो जाता है तो वो बंदा उस चीज को इस दुकान में लाके दे देता है और ये दुकान वाला मुसाफिर अली को इस घड़ी के ओनर के बारे में पूछने लगता है तो वो कहने लगता है असलम बेग। ये नाम सुनते ही वो दुकान वाला उस बंदे को पहचान लेता है कि वो वही है ना जयंगा पहलवान। ऐसा कहते हुए वो दुकान वाला मुसाफिर अली को कहने लगता है अरे भाई साहब असलम बेग को भी यही बीमारी है जो तुमको है। कल वो मेरी दुकान पे आके गुलाम अली की अंगूठी दे के गए हैं और ये अंगूठी ऑफकोर्स मुसाफिर अली की होती है जो ट्रेन में असलम बेग ने चुरा लिया था। यह देखने के बाद मुसाफिर अली बहुत हंसने लगता है क्योंकि ये बीमारी हर किसी को होती है। उसके बाद मुसाफिर अली अपने घर जाकर अपने सारे सामान इस कबाड़ी वाले के पास आकर दे देता है और इसी दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि असलम बेग के पास जो घड़ी थी वो एक्चुअली इसकी ओन की नहीं थी। वो घड़ी भी असलम बेग ने किसी से चुराई हुई थी। इस तरह से ये कॉमेडी एपिसोड यहाँ पर दी एंड होता है। 4th एपिसोड का नाम है स्पॉटलाइट और ये एपिसोड मुझे उतनी खास नहीं लगी। एपिसोड की शुरुआत में ही एक बंदी को दिखाया जाता है जो घूंघट ओढ़ के होती है और इसका नाम है दीदी
और दीदी के बहुत सारे भक्त होते हैं। जिस किसी को भी कोई परेशानी होगी तो वो बंदा दीदी के पास आकर उसका चेहरा देख लेता है तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। उसके बाद एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है विक्रम। और विक्रम एक फिल्म एक्टर है, हीरो है। और विक्रम अपने एक लुक से बहुत फेमस है। फिल्म में इसका एक लुक काफी है फिल्म को हिट देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक रिपोर्टर टीवी में विक्रम की धज्जियां उड़ाने लगता है कि अब विक्रम का लुक फीका पड़ रहा है, लोग बोर होते जा रहे हैं। खैर विक्रम की एक फ्रेंड होती है या गर्लफ्रेंड होती है और उसका नाम है अनुया, और ये भी एक छोटी सी एक्टर होती है। खैर विक्रम अपना हॉलिडे मनाने के लिए किसी होटल में आता है और इसकी जिंदगी जब तक सही चलने लगती है तब तक दीदी के लोग उस होटल में आ जाते हैं। सारी की सारी पब्लिक विक्रम की तरफ अपनी नजरें हटाकर दीदी की तरफ जाने लगते हैं और उस होटल का मैनेजर विक्रम का कमरा दीदी को दे देता है। विक्रम इस मैनेजर से बहुत देर तक आर्ग्यू करता है लेकिन दीदी को वही कमरा चाहिए। विक्रम ना मानने की वजह से विक्रम का मैनेजर कपूर नाम के एक बंदे को कॉल करता है। इसकी फिल्म का प्रोड्यूसर होता है और कपूर विक्रम को समझाने लगता है और उसी तरह आते आते दीदी के पैरों का जल लाने के लिए कहता है। खैर दूसरे दिन उसी होटल में विक्रम की शूटिंग स्टार्ट होती है। विक्रम का सिर्फ यही सीन होता है कि वो चलते हुए आए, अपना चश्मा हटाए और अपनी पुरानी लुक दे। लेकिन विक्रम इस दीदी की वजह से बहुत अपसेट सा रहता है, इसका दिमाग खराब हो जाता है जिसकी वजह से विक्रम अपना लुक ही भूल जाता है। वो डायरेक्टर विक्रम को बार बार रीटेक करवाने लगता है। और इसी तरह जब से इस होटल में दीदी आती है तब से जिम क्लोज में रहता है, किसी को भी अलो नहीं है कि वो जिम में एंटर कर सके। और इसी तरह स्विमिंग पूल में भी नो एंट्री। इन सब की वजह से बेचारे विक्रम बहुत इरिटेट हो जाता है। उसी दिन रात अनुया विक्रम के पास आती है उसे सहारा देने के लिए। और इसी बातों ही बातों में विक्रम को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अनुया दीदी को देखने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि अनुया भी दीदी की बहुत बड़ी भक्त है। ये बात सुनने के बाद विक्रम अनुया से झगड़ा करने लगता है, इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद विक्रम बहुत सारी दारू पीकर वो गलियों में निकल जाता है। और जब विक्रम वापस अपने रूम आता है तो इसका मैनेजर विक्रम को दीदी के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली दीदी असली नहीं है, वो फर्जी है। दीदी का जो मैनेजर होता है वो ड्रग्स का काम करता है, लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते रहता है। यह जान लेने के बाद विक्रम दीदी से मिलने की ख्वाहिश करता है तो इसका मैनेजर किसी भी तरह करके परमिशन ले लेता है। उसके बाद विक्रम दीदी के पास जाता है और इसी का नाम है दीदी। और यहाँ आने के बाद विक्रम को कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली दीदी विक्रम की बहुत बड़ी फैन है और दीदी को पता था कि विक्रम इसी होटल में ठहरा है और जानबूझ के दीदी इस होटल में आई और विक्रम का कमरा लिया। लेकिन इस कीर्ति भजन में दीदी को इतना टाइम नहीं मिला कि दीदी विक्रम से मुलाकात करे। और इसी तरह दीदी अपने खुद के गाने से बहुत परेशान रहती है। दीदी के दरबार में कहकर एक गाना होता है जो इसके भक्त गाते रहते हैं। और इसी तरह वो भक्त दीदी के पैर पर पानी डाल 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 के दीदी के पैरों में चोट आ जाती है। और इसी तरह दीदी कैसे बनी वो विक्रम को बताने लगती है। जब दीदी छोटी बच्ची थी वो किसी अनाथ आश्रम में थी, अपनी जिंदगी गुजारती रही। और जैसे जैसे दीदी बड़ी होती गई इसको समझ आने लगा कि कोई न कोई इसके शरीर का फायदा उठाएगा। दीदी उस ऑर्फनेज से भाग गई, किसी दूसरे शहर जाकर छोटे मोटे काम करने लगी। और इसी दरमियान में दीदी विक्रम की फिल्म देखने लगी, उसकी लुक को देखने लगी। और तब जाके दीदी को एक आइडिया आया। और जो कोई भी बंदा गंदी नजरों से दीदी को देखता था दीदी उस बंदे को एक अजीब तरह से देखा करती थी। उसके बाद वो बंदा दीदी को कुछ करने के लायक नहीं होता था, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता था। और इसी का फायदा उस मैनेजर ने उठाया। वो मैनेजर दीदी के नाम पे पैसे कमाता रहा और पुलिस को इस ड्रग्स के बारे में भी दीदी ने ही बताया ताकि दीदी उस मैनेजर को पकड़वा के ये अमेरिका भाग जाए। लेकिन बाहर पुलिस खड़ी है जिसकी वजह से दीदी विक्रम का सहारा लेने लगती है। विक्रम सामने होता है, पीछे दीदी अपना घूंघट उतारे रहती है। और जब दीदी और विक्रम अपने कमरे से बाहर आते हैं तो कुछ पुलिस वाले ये देखते हैं कि विक्रम के पास कुछ अजीब की जादू होती है। उस जादू की मदद से विक्रम उन पुलिस वालों को बिना छुए मारते रहता है। यह देखकर वहाँ का इंस्पेक्टर घबरा जाता है और वो फौरन अपनी गन निकालता है। लेकिन ये इंस्पेक्टर भी डर जाता है फायर करने के लिए। और बाद में विक्रम को ये बात पता चलती है जो कोई भी नीचे गिरा वो सारे सब कुछ दीदी के आदमी थे जो नाटक कर रहे थे। उसके बाद क्या था, दीदी लाल घाघरा पहनकर लाल स्कूटी में लाल लाइट लगाकर वहाँ से फुर हो जाती है। दूसरे दिन शूटिंग के दरमियान विक्रम की लुक विक्रम को वापस आ जाती है। यह देखकर विक्रम का मैनेजर और सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह दीदी दूर बैठकर विक्रम की मूवी देख रही होती है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।